Hello everyone. Welcome to our Power BI Learning Tutorial. मेरा नाम यासर खान है। मैं एक पावर बीआई डेवलपर हूं। काफ़ी सालों से मैं एक कंपनी में एज अ पावर बीआई डेवलपर जॉब कर रहा हूं। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई आज के दौर में सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर हो चुका है पावर बीआई। और बहुत सारी जो कंपनीज है, बहुत सारी जो बिजनेस बिजनेस है, वो पावर बीआई यूज़ करते हैं डेटा एनालिटिक्स के लिए। डेटा को एनालाइज किया जाता है ताकि उन्हें क्विक बिजनेस इंसाइट्स मिल सके। पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, जिसे बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा विजुअलाइजेशन, बिजनेस एनालिटिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है फिल वक्त मार्केट में, और इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। सो एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज अ बीआई डेवलपर, आप पावर बीआई में अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। इस वीडियो में हम पावर बीआई के बारे में सीखेंगे, और पावर बीआई के साथ साथ और उसमें क्या कंटेंट्स है, किस तरह से पावर बीआई डैशबोर्ड डेवलप किया जाता है, ये हम सीखेंगे इस वीडियो में। बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू बता दूं तो किसी भी बिजनेस में उनका खुद का एक एप्लीकेशन होता है जहां पे सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, रिटेल, इन सब चीज़ों के जो डेटा होता है वो एंटर किया जाता है, राइट, मेंटेन किया जाता है किसी एप्लीकेशन में। आप ईआरपी एप्लीकेशन कह सकते हैं या बिजनेस एप्लीकेशन कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द जो बिजनेस एप्लीकेशन होते हैं, वो वहाँ पे जो डेटा होता है, वो डेटा जब एंटर करते हैं, लेट्स से अगर आप एक सेल्स ऑर्डर जनरेट करते हैं कि ये आइटम इस कस्टमर को इस क्वांटिटी, इतना क्वांटिटी हमने सेल करना है। आपने वो चीज़, वो जो सेल्स की एंट्री है, वो आपने अपने एक बिजनेस एप्लीकेशन में एंटर कर दी। वो जो डेटा होता है, वो जो एंट्री होती है, वो बेसिकली एक डेटाबेस में जाके सेव होती है इन फॉर्म ऑफ लाइक एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस हो सकता है या फिर ओरेकल डेटाबेस हो सकता है। लेकिन उस डेटाबेस को क्या कहा जाता है? जो बिजनेस एप्लीकेशन डेटाबेस जो होते हैं, उसे कहा जाता है आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जहाँ पे जो एक बिजनेस एप्लीकेशन के जो डेटाबेस होते हैं, वो बेसिकली डेटा एंटर करके डेटा मेंटेन किया जाता है। वो बने होते हैं ऑन, वी कैन से लाइक ट्रांजेक्शनल डेटा के लिए। वो डेटाबेस बने होते हैं ट्रांजेक्शनल डेटाबेस के लिए, ना कि एनालिटिक्स या रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। पावर बीआई क्या करता है? पावर बीआई से हम क्या कर सकते हैं? पावर बीआई डेवलपर हम ये कर सकते हैं कि हम उस डेटा को रिट्रीव करके हम उसे ट्रांसफॉर्म करें एक नॉलेज में। फिर उसके हम डेटा विजुअलाइजेशन क्रिएट करें इन पावर बीआई डेस्कटॉप में। डेटा विजुअलाइजेशन जैसा लाइन चार्ट क्रिएट कर दें या डोनट चार्ट क्रिएट करें, जिससे एक क्विक बिजनेस इंसाइट बिजनेस यूजर्स को मिल सके। बिजनेस यूजर्स डैशबोर्ड एक्सेस करके उस डेटा को, उस डेटा विजुअलाइजेशन की मदद से, उस बिजनेस इंसाइट की मदद से अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। पावर बीआई हेल्प करता है इस एरिया में, एंड इट्स अ वेरी डोमिनेटिंग सॉफ्टवेयर इन द मार्केट राइट नाउ, पावर माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। मैं आपको ये पहला पेज पे लेके जाता हूँ जहाँ पे मैंने कुछ इंट्रोडक्शन डाला है। पावर बीआई कुछ ये उसका लोगो है बेसिकली। डेटा विजुअलाइजेशन एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है पावर बीआई। बिजनेस एनालिटिक्स सर्विस है जिसने डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। और ये इनेबल करता है यूजर्स को क्या करने के लिए। यूजर्स, दो तरह के यूजर्स होते हैं बेसिकली पावर बीआई में। एक बिजनेस यूजर्स होते हैं, एक पावर बीआई डेवलपर होता है। या फिर बीआई डेवलपर कह लें, या फिर डेटा साइंटिस्ट कह लें, या फिर डेटा एनालिस्ट कह लें। एक ऐसा यूजर जो बिजनेस इंटेलिजेंस को समझता है, तो वो बेसिकली किसी भी कंपनीज में या मोस्टली लाइक पावर बीआई डेवलपर्स होते हैं जो डैशबोर्ड डेवलप करते हैं। वो डेवलप करने के बाद वो शेयर करते हैं बिजनेस यूजर्स के साथ। एंड बिजनेस यूजर्स जो होते हैं बेसिकली, वो बिजनेस इंसाइट्स मिलती हैं उन्हें यूजिंग द डैशबोर्ड, ताकि ताकि वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सके, ताकि उन्हें ट्रेंड समझ आ सके कि करंट ट्रेंड उनके बिजनेस में क्या है। सो थ्री तीन जो पार्ट हैं, की प्लेटफॉर्म्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। नंबर वन, पावर बीआई सॉफ्टवेयर का जो पहला पार्ट है वो पावर बीआई डेस्कटॉप है, जो कि मोस्टली इट विल बी यूज्ड बाय अ डेवलपर, बीआई डेवलपर भी। मैं बोलता हूँ कि लेट्स कॉल्ड इट एज बीआई डेवलपर।
जो पावर बीआई डेस्कटॉप एक एप्लीकेशन यूज करते हैं जहाँ पे वो डेटा को गेट कर सके, इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो पावर बीआई डेस्कटॉप में जो बीआई डेवलपर होता है वो डेटा को इंपोर्ट करता है, बिजनेस डेटा को, एप्लीकेशन जो बिजनेस एप्लीकेशन में डेटा सेव है, फिर उसे ट्रांसफॉर्म करता है नॉलेज में। ओके, मीन्स डेटा मॉडलिंग करता है, फिर डेटा मॉडलिंग करने के बाद कुछ क्वेरीज लिख के एक उसे इंसाइट्स, बिजनेस इंसाइट्स के फॉर्म में उसे ट्रांसफॉर्म करता है। जब भी कोई बीआई डेवलपर एक डैशबोर्ड डेवलप कर लेता है, उसके बाद उसे पब्लिश करना होता है। वो पब्लिश करेंगे, पावर बीआई डेस्कटॉप से जो फाइल रहेगी वो पब्लिश करेंगे। कहाँ वो पब्लिश्ड होगी? वो पावर बीआई की वेब सर्विस में होगी। पावर बीआई एक वेब एप्लीकेशन भी है और एक पावर बीआई मोबाइल एप्लीकेशन है। बेसिकली ये दो एप्लीकेशन जो है वो यूज़ होते हैं, वो बिजनेस यूज़र इसे यूज़ करते हैं जहाँ पे वो डैशबोर्ड को एक्सेस कर सके। पावर बीआई जो बीआई डेवलपर होते हैं वो डैशबोर्ड डेवलप करने के बाद पब्लिश करते हैं, पब्लिश करने के बाद वो शेयर करते हैं बिजनेस यूजर्स के साथ। एंड पावर बीआई वेब और पावर बीआई एक मोबाइल एप्लीकेशन है जहाँ बिजनेस यूजर जस्ट लॉग इन करके अपने डैशबोर्ड्स देख सकता है। लेट्स से कॉल इट लाइक सेल्स एनालिटिक्स डैशबोर्ड हो गया, या परचेज एनालिसिस डैशबोर्ड हो गया, या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, जहाँ पे उन्हें क्विक बिजनेस इंसाइट्स मिल सकती है। बेसिकली लाइक बिजनेस प्रोफेशनल्स जो होते हैं, लाइक सेल्स मैनेजर है, सीईओ सीएफओज है, प्रोक्योरमेंट मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, और द ओनर ऑफ द कंपनी, एमडी जो है कंपनी के, उन्हें अगर क्विक इंसाइट्स, बिजनेस इंसाइट्स चाहिए तो वो पावर बीआई को यूज करते हैं। आज के कोर्स में हम बेसिकली हम ये हमारे 6 पावर बीआई के कोर्सेस हैं बीआई डेवलपर्स के लिए, जिसे जिसमें हम अच्छे से आपको ये सिखाएंगे कि एक पावर बीआई डैशबोर्ड आप किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। नंबर 1 जो कोर्स है वो है इंट्रोडक्शन टू डैक्स। डैक्स क्या है, डैक्स। एंड नंबर 2 कोर्स, लेट्स मी लाइक सारे कोर्सेज के बारे में मैं आपको बता दूं। नंबर 1 कोर्सेज इंट्रोडक्शन टू डैक्स, नंबर 2 टेबल फंक्शंस है, इवैल्यूएशन कॉन्टेक्स्ट कोर्स नंबर 3 है, एंड 4 को कैलकुलेट करके एक कोर्स है, फिर इवैल्यूएशन कॉन्टेक्स्ट एंड रिलेशनशिप, टाइम इंटेलिजेंस इन डैक्स। सो डैक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली डैक्स इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ पावर बीआई। डैक्स एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे यूज़ करके हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक डेटा की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इस डेटा जो जो डैक्स यूज़ करके हम डेटा वैल्यूज़ कैलकुलेट किए हैं उसे हम डेटा विजुअलाइजेशन के जो चार्ट्स होते हैं उस पर डिस्प्ले करेंगे। DAX is very important. Let's jump it like into the course number 1, Introduction to DAX. डैक्स कोर्स में हम बेसिकली 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक है डैक्स एंड कैलकुलेटेड कॉलम्स, मेजर्स, एग्रीगेशन फंक्शंस यूजिंग, एंड द लास्ट वन इज यूजिंग वेरिएबल्स। बेसिकली डैक्स का फुल फॉर्म क्या है? डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ये एक फंक्शनल लैंग्वेज है, हम इसे कह सकते हैं डैक्स इज अ फंक्शनल लैंग्वेज, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस यूज होते हैं, इसलिए इसे फंक्शनल लैंग्वेज कहा जाता है। डैक्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है किसकी? पावर बीआई की, पावर पाइवट की, एसएसएस एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस सर्विसेज टेबुलर की। ये डैक्स एक्सेल पावर पाइवट के साथ ही इसका जन्म हुआ है 2010 में, एंड ये एक फंक्शनल लैंग्वेज है। बेसिकली ये एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से फंक्शंस यूज होते हैं डैक्स में। इट इज़ लाइक ये फंक्शनल का, बेसिकली फंक्शंस के अंदर दूसरा फंक्शंस, दूसरे फंक्शंस के अंदर तीसरा फंक्शंस। ये एक एग्जीक्यूशन फ्लो भी नज़र आता है कि सम हमने किया यहाँ पे, ये एक डैक्स की क्वेरी है। बेसिकली पहला फंक्शन हमने डैक्स में इस क्वेरी में यूज़ किया सम, क्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं? सेल्स अमाउंट। फिर उसमें हम फिल्टर लगा रहे हैं, लेट्स से आपके बिजनेस सेगमेंट्स है। नंबर 1 बिजनेस सेगमेंट्स, ये एक मैंने वैल्यू पास की यहाँ पे, तो हम एक फिल्टर लगा रहे हैं, फिर एक हम इफ कंडीशन दे रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, बेसिकली मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये फंक्शनल लैंग्वेज की क्यों इसे कहा जाता है। ये एक सम फंक्शन है, फिर एक फिल्टर फंक्शन है, फिर एक इफ फंक्शन है, ये फंक्शनल लैंग्वेज है। बेसिकली ये एक डैक्स क्वेरी है, एंड रिमेंबर डैक्स हैज़ टू बी फॉर्मेटेड। जो भी डैक्स के जो फॉर्मेट होते हैं ना, डैक्स जब आप डैक्स क्वेरी लिख रहे होते हैं
अगर उसका फॉर्मेट प्रॉपर हो तो बहुत चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं ये समझने में कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ओके, सो इसलिए डैक्स का फंक्शन की क्वेरीज को अच्छे फॉर्मेट में लिखना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम इस कोर्स के साथ साथ आपको ये भी सिखाएंगे कि किस तरह से अच्छे फॉर्मेट में डैक्स को क्वेरी को लिखना है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पावर बीआई के सॉफ्टवेयर में तीन एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर बीआई डेस्कटॉप, जो कि बीआई डेवलपर के लिए होता है। सो ये आपको डाउनलोड करना होगा, तो ही आप डैशबोर्ड्स डेवलप कर सकते हैं। सो बेसिकली आप अगर गूगल पे जाके आप देखें तो पावर बीआई डेस्कटॉप डालें तो यहाँ से आप पावर बीआई डेस्कटॉप को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड इट्स अ फ्री। ये एक फ्री टूल है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि हम आगे यूज़ करेंगे। सो इट्स लाइक अ फ्री ऐप फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट टू कन्वर्ट डेटा टू इनसाइट टू एक्शन यूजिंग डेटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस। ओके, सो आप इसे डाउनलोड करें और आप फिर हम बताएंगे आपको कि किस तरह से। अब हम डायरेक्टली आपको पावर बीआई डेस्कटॉप पे ले चलेंगे, एंड हम वहाँ पे आपको बताएंगे कि किस तरह से पावर बीआई डैक्स क्वेरी यूज़ करके हम पावर बीआई डैशबोर्ड्स या डेटा को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, जैसा डैक्स के बारे में हमने आपको बताया, सो आपको पावर बीआई डेस्कटॉप में डाउनलोड करने के बाद आपको पावर बीआई ओपन करना है। और आइए हम समझेंगे कि हम कुछ डेटा लेंगे। ओके, कुछ डमी डेटा जिसे हम यूज़ करेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप में डैशबोर्ड बनाने के लिए। सो आइए पहले हम समझते हैं कि वो डेटा क्या है। सो मैंने एक एक्सेल में एक डेटा प्रिपेयर किया है। बेसिकली तीन टेबल्स रहेंगे। वन एक सेल्स है, दूसरा प्रोडक्ट है, तीसरा कस्टमर है। प्रोडक्ट सेल्स में सो बेसिकली प्रोडक्ट आईडी होगा, कस्टमर आईडी होगा कि हम क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, किस कस्टमर को सेल कर रहे हैं, कितना क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, उसका यूनिट प्राइस क्या है, उसका यूनिट कॉस्ट क्या है और नेट प्राइस क्या है, एंड देन डेट, जिस डेट को ये सेल हुआ उस बारे में है। और उसी तरह से हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, एंड देन कैटेगरी है या सब कैटेगरी बोल लीजिए, सब कैटेगरी है। देन कस्टमर है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर का सिटी एंड बर्थडे। सो ये बेसिकली एक डमी डेटा या हम लिए हैं, हम ये यूज़ करेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप में। सो आइए चलते हैं अब पावर बीआई डेस्कटॉप पे। आपको पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन कर लेना है। यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपके पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन नज़र आएगा, जहाँ पे आपके पास फाइल है, होम है, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पैनल जो है, यहाँ पे पहला पैनल रिपोर्ट व्यू है। ये आपका बेसिकली ये कैनवास पेज है जहाँ पे आप चार्ट को डिस्प्ले करेंगे। ओके, एंड ये टेबल व्यू है जहाँ पे आप अपने टेबल्स, जो यहाँ पे टेबल्स आप इंपोर्ट करेंगे, उसे आप उसमें क्या डेटा है आप देख सकते हैं, और आपको क्या ट्रांसफॉर्मेशन उस डेटा में करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये मॉडल व्यू है जहाँ पे आप टेबल्स को बेसिकली ज्वाइन करेंगे यूजिंग द प्राइमरी की एंड द फॉरेन की ऑफ द टेबल। सो हमने जो एक डेमो डेटा बनाया है, उसका फाइल का नाम डेक्स प्रैक्टिस है। सो हम क्या करेंगे, हम पावर बीआई डेस्कटॉप में अभी पावर बीआई डेस्कटॉप में डेक्स प्रैक्टिस जो एक्सेल फाइल है उसे इंपोर्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल है, आपको इसको क्लिक करना है तो वो ब्राउज करेगा। इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक करने के बाद जिस फोल्डर में आपने फाइल सेव की है वहाँ पे उस फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। सो मैंने सेलेक्ट करके ओपन किया है। सो अभी डेक्स प्रैक्टिस जो एक्सेल फाइल है वो यहाँ पे कनेक्ट हो रही है पावर बीआई डेस्कटॉप में। कुछ इस तरह से आप नेविगेटर में देख पाएंगे आपकी जो फाइल्स हैं, और आपने एक्सेल फाइल में जो शीट्स थी वो एज अ टेबल आप यहाँ देख सकते हैं। सो आपको यहाँ पे वो तीनों भी शीट्स एक्सेल फाइल की सेलेक्ट करके लोड करना है। ओके, लोड पे क्लिक करना है तो आपका जो एक्सेल फाइल में जो डेटा है वो पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड हो जाएगा। अभी डेटा लोड हो रहा है, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, डिपेंड करता है आपके फाइल साइज पे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे।
अभी हमारा डेटा जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली ऑन द राइट साइड आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, तीन चीज़ें पैनल रहेंगे, फिल्टर, विजुअलाइजेशन, डेट। सो यहाँ सॉरी डेट बोला, डेटा। सो इनसाइड डेटा यू कैन सी के कस्टमर, प्रोडक्ट, सेल्स, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो आप यहाँ पे टेबल व्यू में जाके देख सकते हैं कि डेटा कम्प्लीटली इंपोर्ट हुआ है कि नहीं। अभी कस्टमर सेलेक्टेड है और यहाँ पे ये कस्टमर दिखा रहा है। आई थिंक डेटा अभी लोड हो रहा है यहाँ पे। सो ये डेटा लोड हो गया है। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, बर्थ डेट आप देख सकते हैं कस्टमर का। प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट भी लोड हो गया है एंड सेल्स, यहाँ पे सेल्स भी लोड हो गया है, राइट। और ये है मॉडल व्यू। अभी हमें क्या करना होगा, इन तीनों टेबल्स में रिलेशन क्या है। प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी है, तो ये सेल्स का टेबल प्रोडक्ट आईडी से कनेक्ट होगा यूजिंग प्रोडक्ट आईडी, एंड कस्टमर टेबल से किस तरह से कनेक्ट होगा यूजिंग कस्टमर आईडी। अभी पावर बीआई का इंटेलिजेंस देखिए कि इसने बाय डिफॉल्ट इसमें रिलेशन बना रखा हुआ है। आप देख सकते हैं 1 to 1 रिलेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। बेसिकली अगर सेम 1 to many भी हो सकता है, अगर सेम प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे सेम प्रोडक्ट मैंने 2 बार नहीं लिया है, सो इसलिए 1 to 1 रिलेशनशिप आ रहा है, नहीं तो 1 to many आया होता, वन फ्रॉम प्रोडक्ट साइड। एंड सेल्स में अगर सेम प्रोडक्ट 2 बार 2 लाइन में है, सेल में, सेल्स लाइन में, तो यहाँ पे 1 to many आया होता, सेम वाइज कस्टमर में भी। तो बेसिकली हमारी पावर बीआई डेस्कटॉप की फाइल रेडी है आगे डेवलपमेंट के लिए। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैलकुलेटेड कॉलम्स। सो डैक्स के बारे में बेसिकली मैंने इंट्रोडक्शन दिया है अभी। तो यूजिंग अभी कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स, जब हम ये टॉपिक पे जाएंगे तो इसमें हम डैक्स क्वेरी क्रिएट करेंगे। सो कैलकुलेटेड कॉलम्स के बारे में जानते हैं कि कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या होता है। सो बेसिकली कैलकुलेटेड कॉलम्स जो चीज़ है वो यहाँ पे पहली चीज़ है जो आपको सीखना चाहिए डैक्स में। ओके, हम हमारी पावर बीआई फाइल में जाएंगे और बेसिकली कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या होता है। सो ये टेबल्स है, राइट। सेल्स का टेबल है और यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे कस्टमर का टेबल है। सो कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या होता है, ये एक कॉलम्स होता है जिसे हम क्रिएट करते हैं डैक्स, यूजिंग डैक्स। सो इस टेबल में, सो ये ऑलरेडी ये सेल्स टेबल पावर बीआई डेस्कटॉप में लोडेड है। सो इसमें हम क्या करेंगे, एक हम नया कॉलम क्रिएट करेंगे यूजिंग द डैक्स क्वेरी। सो उसे हम कैलकुलेटेड कॉलम कहेंगे। So columns that is like created, a calculated column is a new column that you create in a table using a DAX formula. So उसे हम calculated column कहते हैं। सो बेसिकली कैलकुलेटेड कॉलम जो है पावर बीआई में वो कॉलम होता है, एक न्यू कॉलम जो आप क्रिएट करते हैं यूजिंग डैक्स फार्मूला। और आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि कॉलम्स computed using DAX। सो ये जो कॉलम होता है बेसिकली एक नया कॉलम होता है पावर बीआई के टेबल में। और ये जो है इस टेबल में एक नया कॉलम, जैसा कि हम हमारे पास हम ये एक एग्जांपल लेते हैं सेल्स में। सो हमारे पास प्रोडक्ट है, कस्टमर है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है और नेट प्राइस है। सो लेट्स से आपको यहाँ पे लाइन अमाउंट क्रिएट करना है एक कॉलम। ओके, सो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी है एंड प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी है। बट एक कॉलम यहाँ पे हम नया ऐड करेंगे लाइन अमाउंट करके, सेल्स लाइन अमाउंट। सो टोटल सेल्स का लाइन अमाउंट कितना हुआ, तो वो हम यहाँ पे एक नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट करेंगे लाइन अमाउंट करके। सो बेसिकली लाइक हमारे पास क्वांटिटी है, हमारे पास नेट यूनिट प्राइस है, हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस करके एक नया कॉलम जनरेट कर देंगे लाइन अमाउंट। सो बेसिकली ये हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप का पेज है। सो दिस इज रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, मॉडल व्यू। सो हमें सेल्स टेबल में एक नया कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करना है, तो हम जाएंगे टेबल व्यू में एंड टेबल व्यू में जाके हम सेल्स टेबल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप पे टेबल टूल्स है।
यहाँ न्यू मेजर्स, क्विक मेजर, न्यू कॉलम, न्यू टेबल, ऑप्शंस दिया हुआ है, कैलकुलेशन, राइट। सो हम यहाँ पे न्यू कॉलम सेलेक्ट करेंगे। सो न्यू कॉलम का पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक ये इस जगह पे आपको एक नया कॉलम कॉलम नेम देना है। सो लेट्स से इट इज कॉल्ड एज लाइन अमाउंट। ओके, लाइन अमाउंट। अभी डेक्स एक्सप्रेशन में या डेक्स क्वेरी में क्या है, आपको अब इस टेबल में हमें क्या करना है, लाइन अमाउंट क्या रहेगा, सेल्स का क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेल्स का यूनिट प्राइस। ओके, सो आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, सेल्स। ओके, सो देखिए वो इंटेलिजेंस खुद ही आपको बता रहा होता है कि कौन कौन से कॉलम आपके पास हैं। सो हम यहाँ पे चूज करेंगे सेल्स की क्वांटिटी, देन हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अगेन हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है यूनिट प्राइस से। सो ये रहा यूनिट प्राइस। ओके, अब यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लाइन अमाउंट कॉलम जनरेट हो गया है, और ये लाइन अमाउंट कंप्यूट करेगा रो बाय रो। सो पहला रो को इसने कैलकुलेट कंप्यूट किया, कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यू स्टोर की। सो सेकेंड रो, थर्ड रो, ये रो बाय रो ये कॉलम्स जनरेट होता है, ये वैल्यूज जनरेट होती हैं। सो अभी हमारे पास लाइन अमाउंट कॉलम आ गया है। अब हम क्या करते हैं कि हम रिपोर्ट व्यू में जाके एक चार्ट क्रिएट करेंगे एंड उस पे डेटा विजुअल जो है डेटा प्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स यूज दिस स्टैक्ड कॉलम चार्ट, और बेसिकली क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट लेट्स से। आप सो ये बेसिकली यहाँ पे विजुअलाइजेशन में आप चार्ट चूज कर सकते हैं। ओके, सो ये यहाँ पे हमने यूज़ किया है। हम यहाँ पे सेल्स में जाएंगे एंड लेट्स से नाउ वी हैव अ क्वांटिटी, सेल्स की क्वांटिटी जो है, एंड बाय सो बेसिकली ये चार्ट पे हमने क्वांटिटी शो किया। और लेट्स चूज सब कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के हमने यहाँ पे टैबलेट, हैंडहेल्ड डिवाइस एंड मोबाइल दिया है, राइट। अभी ये एक बेसिकली एक चार्ट हमने क्रिएट किया है जहाँ पे आपको सब कैटेगरी वाइज को कितना क्वांटिटी सेल हुआ है ये दिख रहा है। सो अभी यहाँ पे डेटा नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करना होगा चार्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ विजुअल्स में देख सकते हैं डेटा लेबल्स। तो यहाँ पे इसको ऑन कर देना है, तो आपको यहाँ पे डेटा नज़र आएगा। उसका थोड़ा सा साइज जो है, वैल्यू फॉन्ट जो है उसका इंक्रीज कर देते हैं। ओके, एंड थोड़ा डार्क बैक फॉन्ट कलर यूज़ करते हैं। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं टैबलेट कितना क्वांटिटी आपने सेल किया है, 23, 8, हैंडहेल्ड एंड मोबाइल। सो ये भी थोड़ा ग्रेडेड दिख रहा है। सो हम ट्राई करेंगे इसको भी आ, इसे भी हम थोड़ा फॉन्ट इसका चेंज करेंगे। इट्स अ वाई एक्सिस, इसका वैल्यूज़ यहाँ पे है, इसको हम चेंज कर देंगे। हाँ सॉरी, ये वाई एक्सिस ये हो गया। ये बेसिकली जो ये वैल्यू है टैबलेट, हैंडहेल्ड, मोबाइल, इसको चेंज करेंगे एक्स एक्सिस में, ये कलर है वैल्यूज़ में। अभी आप देख सकते हैं टैबलेट, हैंडहेल्ड, मोबाइल। देन वी शुड लाइक ओके, सो अभी हमने बेसिकली ये यूज़ किया है। सो क्वांटिटी तो है, बट हम क्या चाह रहे थे, हमने एक नया कैलकुलेटेड कॉलम बनाया, राइट। सो कैलकुलेट कॉलम का नाम था लाइन अमाउंट। सो लाइन अमाउंट यहाँ पे है, हम क्वांटिटी हटा देते हैं, देखते हैं लाइन अमाउंट प्रेजेंट होता है कि नहीं। गुड, सो ये लाइन अमाउंट है, हमने टैबलेट 112 लेट से लाइन अमाउंट का सेल किया है, मोबाइल 43, हैंडहेल्ड डिवाइस 28। सो बेसिकली हमने ये सीखा यहाँ पे कि हमारे पास एक ऑलरेडी यहाँ पे टेबल है, एंड उस टेबल में एक नया हमने कॉलम ऐड किया। एंड ये कॉलम जो है यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम की तीन चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये यूजिंग डेक्स हमने इसे क्रिएट किया है, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे ये रो वाइज कंप्यूटेशन करता है। सो फॉर ईच रो पहले ये कैलकुलेट करता है, फॉर ईच रो सेपरेटली कैलकुलेट कंप्यूट करता है, कैलकुलेट करके यहाँ पे स्टोर करता है।
तीसरा तीसरी चीज़ ये है कि ये जो मेमोरी है ये पावर बीआई की मेमोरी कंज्यूम करेगा। इस टेबल में की जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी जब, क्योंकि हमारा एक नया कॉलम ऐड हो गया है और ये डेटा स्टोर हो रहा है ना इस कॉलम इस टेबल में। तो इस टेबल की जो साइज रहेगी, मेमोरी साइज, वो इंक्रीज हो जाएगी। सो लेट से अगर आपने ये लाइन अमाउंट कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट कर दिया है और नेक्स्ट टाइम ये होता है कि आपकी जो एक्सेल फाइल है उसमें और भी सारे डेटा आते हैं। लेट से कि आपने और सारे डेटा ऐड कर दिए एक्सेल एक्सेल में। सो लाइन अमाउंट का तब क्या होगा? तो जब भी आप पावर बीआई डेटा जब ओपन करेंगे, जब ये डेटा मॉडल आई मीन ये टेबल रिफ्रेश होगा, सो एट दैट टाइम पावर बीआई डेस्कटॉप जो है उसे कंप्यूट करेगा फॉर एडिशनल रोज। जो भी रोज ऐड हो गई हैं उस वक्त वो कैलकुलेट करेगा प्लस उसे स्टोर करेगा। तो उस वक्त जो मेमोरी यूज करेगा वो पावर बीआई की मेमोरी यूज करके यहाँ पे स्टोर करेगा। So calculated column computed using DAX and they are stored. Calculated columns are stored in Power BI model. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, में भी ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। सो ये एक पॉइंट हो गया, पावर बीआई मॉडल में स्टोर्ड होता है एंड इट ऑपरेट्स ऑन ए रो रो बाय रो बेसिस, राइट। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट एक है, रो बाय रो बेसिस। हर एक रोज के लिए कंप्यूट कैलकुलेट करता है। और क्रिएट कहाँ से किया जाता है इसे? जैसा कि हमने बताया, टेबल व्यू में आपको जाना है एंड देन यहाँ पे उस टेबल को सेलेक्ट करना है एंड देन वो टेबल टूल्स को यहाँ से न्यू कॉलम क्रिएट करना रहेगा, राइट। सो यहाँ पे एक और पॉइंट हम ऐड करेंगे, it is created in data view, right, table view. Okay. और बेसिकली मोस्टली ये क्यों यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू यू नो कोई कैटेगरीज अगर क्रिएट करना है, लेट्स से अगर न्यू कैटेगरीज क्रिएट करना है टेबल में, कि ये दो कॉलम्स और दो एग्जिस्टेड कॉलम्स को यूज़ करके एक न्यू कैटेगरीज अगर क्रिएट करना है या कुछ फ्लैग्स क्रिएट करना है, तो वहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम ज़्यादा यूज़ होता है। So it is like good for creating categories, flags, even concatenated, like for example, आइटम नंबर है आपके पास एंड आइटम नेम है, लेकिन आप चाहते हैं एक ऐसा कॉलम हो कि आइटम नेम एंड आइटम नंबर दोनों एक साथ नजर आए, कॉन्कैटिनेट करें, एक कॉन्कैटिनेटेड कॉलम बनाना है, फील्ड बनाना है, तो उसके लिए भी कैलकुलेटेड कॉलम यूज होता है। एंड ये रीप्रोसेस्ड कब होगा? एवरी टाइम द डेटा इज रिफ्रेश। जैसे ही आपकी फाइल रिफ्रेश होगी या डेटा जो रिफ्रेश्ड होगा, तो कैलकुलेटेड कॉलम कंप्यूट होएगा, ओके, वो रीप्रोसेस्ड हो जाएगा। कैलकुलेटेड कॉलम्स कंप्यूटेड। सो अभी हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे, लेट्स से, ओके, सो दूसरा एग्जांपल ये है, आपके पास कस्टमर कॉलम टेबल है, राइट। सो यहाँ पे कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम, सिटी, बर्थ डेट है। सो बर्थ डेट है, सो लेट्स कैलकुलेट द एज ऑफ द कस्टमर, है ना। So it will be practice. So how you are going to, so this is another example of calculated columns. So what I will do, I have to go to customer table view में मैं already हूँ, यहाँ पे new column create करूँगा। सो न्यू कॉलम पे मैंने क्लिक किया है, न्यू कॉलम अभी, ओके,
थोड़ा टाइम लगता है इसमें क्रिएट होने में कॉलम। ओके, सो हम कस्टमर की एज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे हम देंगे लेट्स से कस्टमर एज कॉलम का नाम, और यहाँ पे इज इक्वल टू सी, ये फंक्शंस हैं, ये डैक्स के फंक्शंस है। जैसा कि मैंने बोला था डैक्स इज़ अ फंक्शनल लैंग्वेज, सो आपको ये जानना ज़रूरी है। सो हम लेंगे एक ईयर का फंक्शन। सो आप एज कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो पहला पहला कस्टमर जो है रोहित है, उसका बर्थ डेट 1979 है, राइट? सो हमें एज कैलकुलेट करने के लिए आज आज कौन सा, लेट्स से आज है 2025 ईयर चल रहा है। सो 2025 माइनस 1979, वी विल गेट द एज, राइट? सो इट जस्ट फॉर एग्जांपल, सो हम ईयर लेंगे। सो पहला हम ईयर लेंगे आज का टुडे। ओके, सो टुडे का ईयर ले लिया एंड माइनस करेंगे। किस ईयर से माइनस करना है? ये ईयर माइनस करना रहेगा कस्टमर। देखो यहाँ पे टेबल नेम पहले आएगा, कस्टमर, एंड देन कॉलम नेम। सो बर्थ ऑफ डेट, ईयर ऑफ कस्टमर बर्थ डेट का जो ये कॉलम है उसका ईयर लेना है। एंड इसको मैं क्लोज कर दूंगा एंड आई विल प्रेस एंटर। सो हमारा एक नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, कस्टमर एज। एंड यू कैन सी लाइक 1979 तो 2025 माइनस 1979 इज इक्वल टू 46। सो यहाँ पे कस्टमर एज कैलकुलेट हो गए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ना दो दो जो रोज़ है, आई मीन दो दो रोज़ के जो बर्थ डेट है मैंने ब्लैंक रखा था, ताकि हमें यहाँ पे एक चीज़ और समझ में आए कि ये ब्लैंक है और यहाँ पे कस्टमर एज जो है 2025 दे रहा है। क्यों? क्योंकि 2025 माइनस नथिंग, ज़ीरो है यहाँ पे, माइनस ज़ीरो, इसलिए 2025। बट ये सही नहीं है, राइट? सो हमें यहाँ पे एक चीज़ ये देनी होगी कि अगर बर्थ डेट का जो कॉलम है इसमें अगर वैल्यूज ब्लैंक है तो क्या करें कि भाई यहाँ पे अगर ब्लैंक है तो कस्टमर एज भी ब्लैंक कर दे, राइट? सो इसके लिए हम एक नया फंक्शन लिखेंगे, लेट्स से इफ लिखेंगे, इफ फंक्शन। एंड एक फंक्शन आता है इफ क्वेरी में इज ब्लैंक। सो इज ब्लैंक क्या है? इज ब्लैंक अगर बर्थ डेट जो है अगर वो ब्लैंक है, राइट? सो कस्टमर टेबल नेम बर्थ डेट, अगर बर्थ डेट की वैल्यू जो है अगर वो ब्लैंक है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इंटेलिजेंस बता रहा है कि लॉजिकल टेस्ट, फिर उसके बाद कॉमा देके रिजल्ट इफ ट्रू, देन कॉमा देकर यहाँ पे रिजल्ट इफ फॉल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट? सो यहाँ पे हमने लॉजिकल टेस्ट क्या किया, इज ब्लैंक कस्टमर बर्थ डेट। सो अगर ये ट्रू होता है कि कस्टमर बर्थ डेट जो है ब्लैंक है तो फिर क्या करना चाहिए, हमें ब्लैंक ही दे दो उस कैलकुलेटेड कॉलम में। और अगर ब्लैंक नहीं है तब आप एज कैलकुलेट करो। सो हम ये इस चीज़ को ओके, सो अभी सही है यहाँ तक, एक और ये क्लोज कर दिया है। सो ये हमारी क्वेरी रेडी हो गई है। इफ इज ब्लैंक कस्टमर बर्थ डेट जो है अगर वो ब्लैंक है तो पहला, ये अगर ट्रू रहा तो अगर ब्लैंक रहा तो ये वैल्यू को ब्लैंक कर दो। अगर बर्थ डेट ब्लैंक नहीं है, सो बर्थ डेट में अगर डेट है तो क्या करना है, ईयर ऑफ टुडे कैलकुलेट करो, उसको माइनस करो कस्टमर के बर्थ डेट के ईयर से। सो हमें देखो, अब यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ एंड अब हमें क्या मिलता है, वो वाह, सो यहाँ पे ब्लैंक हो गया। देखो श्रेयस एंड अरबाज की जो कस्टमर एज है वो इन दो कस्टमर की एज जो है वो ब्लैंक हो गई, राइट? सो हम यहाँ पे लाइक हमने ये बनाया था, ओके, सेल्स अमाउंट बाय सब कैटेगरी। हम अभी बना देते हैं बाय कस्टमर। सो हम यहाँ से क्या करेंगे, सब कैटेगरी को हटा देंगे प्रोडक्ट से, एंड यहाँ पे कस्टमर है तो यहाँ पे बाय कस्टमर नेम ले लेंगे कि किस कस्टमर का यहाँ पे सेल्स अमाउंट ज़्यादा है। राकेश कस्टमर जो है 48, अमित 40, रोहित 20, सिराज 18। सो ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये थोड़ा ठीक अच्छा नहीं लगता कि सम ऑफ लाइन हो, तो यहाँ पे आप टाइटल में जाके इसे सम को हटा दो। आप चेंज कर सकते हैं, आई मीन टाइटल,
ओके, यहाँ से आपको टाइटल चेंज करना है जनरल में जाके। सो अभी लाइन अमाउंट बाय कस्टमर नेम आ रहा है। सो लेट्स से हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं कस्टमर और इसको इस तरह से रखते हैं। ओके, एंड देन यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो ये चीज़ दिख रही है, थिंक वाई एक्सिस पे टाइटल जो है, यहाँ पे सम ऑफ लाइन अमाउंट मुझको हटाना है, तो यहाँ से मैं वाई एक्सिस पे आके ऑफ कर दूंगा। ओके, एंड देन कस्टमर नेम यहाँ पे है तो ठीक है। तो ये बाय कस्टमर हो गया। सो लेट्स से कि बाय कस्टमर तो हो गया, बाय एज की भी हम ट्राई करते हैं, क्योंकि हमने ये कैलकुलेटेड कॉलम यूज़ करके एज कैलकुलेट की है, राइट। सो बाय कस्टमर एज, आई थिंक कस्टमर एज जो है वो चला गया है, वो भी वैल्यूज़ में। सो यहाँ पे ये जो है चीज़ यहाँ पे आना है, कस्टमर एज को हम क्या करेंगे, लीजेंड में लेकर आते हैं, और या फिर एक्स एक्सिस पे, यस, एक्स एक्सिस पे लेकर आए हैं। सो 25 एज के दो कस्टमर, सीरियसली 25 के दो हैं क्या? ओके, हाँ ओके, सो ये 24 है यहाँ पे कस्टमर की एज, जिनका सेल्स अमाउंट 7 है, एंड 25 का 16 है, 25 का कस्टमर एक है, हुसैन। एंड लेट्स सी हुसैन का जो सेल्स है, तो हम सेल्स टेबल में जाके देखेंगे। हुसैन कस्टमर आईडी क्या है हुसैन का, कस्टमर, ओके, 209। सेल्स में आके देखेंगे 209, ओके। हाँ, 16 लाइन अमाउंट है, राइट। सो इसलिए यहाँ पे 25 नो एज जो है, जो कि एक हुसैन नाम का कस्टमर है उसकी है, और उसका जो सेल्स अमाउंट है 16 है। सो इस तरह से हम बाय कस्टमर एज भी यहाँ पे देख लिए कि सेल्स अमाउंट बाय कस्टमर एज का चार्ट बना के देख लिए यहाँ पे। ओके, सो अभी तक हमने क्या लर्न किया, हमने लर्न किया कि कैलकुलेटेड कॉलम क्या होता है। हमने कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट किया, पहला कैलकुलेटेड कॉलम हमने सेल्स में क्रिएट किया लाइन अमाउंट का, और यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो उसका डेक्स का क्वेरी यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, जो कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेरी है। एंड दूसरा हमने क्या किया, दूसरा कैलकुलेटेड कॉलम हमने कस्टमर की एज कैलकुलेट करने के लिए की। जब आप लाइक बर्थ डेट आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेटेड कॉलम नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कोई भी डेक्स का फंक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि यह ये जो बर्थ डेट है हमने इंपोर्ट किया है एक्सेल फाइल से, राइट। और कस्टमर एज में जाते हैं तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था कस्टमर की एज। हमने पहले फंक्शन यूज़ किए थे कि ईयर ऑफ टुडे माइनस ईयर ऑफ कस्टमर बर्थ डेट, लेकिन हमें कुछ ब्लैंक वैल्यूज़ मिल रही थी। यहाँ पे कस्टमर एज 2025 शो कर रहा था, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नज़र आ रहा था। तो इसलिए हमने एक इफ़ कंडीशन लगाया कि अगर कस्टमर की बर्थ डेट ब्लैंक है तो वो यहाँ पे भी ब्लैंक नज़र आए। तो ये क्वेरी यूज़ करके सो फार हमने ये चीज़ें कैलकुलेटेड कॉलम्स में लर्न की है। एंड कैलकुलेटेड कॉलम का जो कंक्लूजन हमने किया है, ये चीज़ें हमेशा आप याद रखें कि इट इज़ कैलकुलेटेड कॉलम इज़ कंप्यूटेड यूजिंग डैक्स, और हमेशा ये याद रखें कि ये रो बाय रो बेसिस पे ही चलता है। एंड इसका जो मेमोरी स्टोर्ड होता है वो पावर बीआई के मॉडल में यूज़ होती है, पावर बीआई मॉडल की मेमोरी यूज़ करता है, ये कंज्यूम करता है। So one thing is using DAX, we are creating calculated columns. Number one point. Number two point is the memory of the calculated column is stored in Power BI model. And the number three point is it operates on a row by row basis. So we are done with the calculated column. So what is our next topic? Okay, so we are done with DAX and calculated columns. The next topic is measures. So let's see why we are using measures, and why we are using and what's the purpose of using it. सो अब हम जानेंगे कि मेजर्स क्या होता है, राइट। सो हम एक न्यू पेज पे जाते हैं। सो मेजर्स, मेजर्स को एक और चीज़ भी बोल सकते हैं, इट्स लाइक कैलकुलेटेड मेजर्स भी कुछ लोग बोलते हैं। तो मेजर्स क्या होता है बेसिकली, सो कैलकुलेटेड कॉलम में एक चीज़ क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये रो बाय रो कंप्यूट करता है। सो मेजर्स ये करता है कि इट इज़ लाइक कंप्यूटिंग, इट
सो जब भी आप टोटल जब भी आप कैलकुलेटेड कॉलम यूज करते हो, सो रो बाय रो में क्या होता है ना कि एग्रीगेशन नहीं चलता, राइट। अगर आप एक रो को कैलकुलेट कर रहे हो तो अगर आपको सम यूज करना है लेट्स से, या फिर एग्रीगेट फंक्शंस जो होते हैं सम, मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट। सो अगर आप एक रो कैलकुलेटेड कॉलम एक हर एक रो के लिए कंप्यूट करते हो तो रो वाइज अगर आप जाएंगे तो फिर एग्रीगेट फंक्शंस यूज करने का कोई मतलब नहीं होता। सही बात है, तो इसीलिए हम एक मेजर्स यूज करते हैं। सो बेसिकली अ मेजर, what it does is a measures, calculates a value, calculates a value, okay, such as totals, basically sum or the average based on the filters, and in the context of your table, basically aggregation। सो ये टोटल, एवरेज, सम, मीन, मैक्स, ये सब चीज़ें हम मेजर्स एक कैल मेजर क्रिएट कर डेक्स मेजर क्रिएट करके ही कर सकते हैं। सो इन अदर वे वी कैन से के अ मेजर इन डेक्स इज ए कैलकुलेटेड फील्ड, क्योंकि ये कैलकुलेट करता है। तो लेट्स से आपके पास कॉलम है और उसका सम कैलकुलेट करके देना है, तो वो पूरे हर एक उस पूरे कॉलम का मतलब वो एक टेबल के कॉन्टेक्स्ट में करता है, टेबल लेवल पे करता है, ना कि रो लेवल पे। सो इट्स अ कैलकुलेटेड फील्ड यूज्ड टू परफॉर्म एग्रीगेशन। तो हम बेसिकली मेजर्स का हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम पावर बीआई में जाके देखते हैं कि कैलकुलेटेड कॉलम से क्या प्रॉब्लम होती है, जो कि हम मेजर मेजर यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो हम अपने पावर बीआई डेस्कटॉप पे जाएंगे और अब हम जाते हैं सेल्स टेबल पे। लेट्स सी सेल्स टेबल। अब इस सेल्स टेबल में क्या है, हमारे पास लाइन अमाउंट है, लेकिन हमारे पास यूनिट प्राइस भी है, हमारे पास क्वांटिटी भी है, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे कि हम लाइन मार्जिन परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। सो लाइन मार्जिन परसेंटेज इज बेसिकली लाइक के क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय हमारे पास यूनिट प्राइस एंड यूनिट कॉस्ट है। सो मार्जिन विल बी ऑफ 3, राइट, लाइक फॉर यू यूनिट प्राइस इज 5, यूनिट कॉस्ट इज 2, 5 minus 2 3, 4 multiplied by 3 will be our line margin। सो हम एक यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम हम कैसे यूज क्रिएट करते हैं, सेल्स के टेबल को हमने सेलेक्ट किया हुआ है टेबल टूल्स में, न्यू कॉलम। ओके, सो न्यू कॉलम लोड हो रहा है। ओके, सो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इज इक्वल टू से पहले कॉलम का नेम रहता है। सो लेट्स से लाइन मार्जिन, और यहाँ पे हम लेंगे पहला क्वांटिटी, राइट। तो टेबल नेम देंगे सेल्स क्वांटिटी, और थिंक यहाँ पे है। ओके, मल्टीप्लाई बाय हमें सेल्स का यूनिट प्राइस पता है, यूनिट प्राइस माइनस, मतलब यूनिट प्राइस जिस जिस प्राइस पे हमने सेल किया है, लेट्स से नेट प्राइस। हाँ, क्योंकि यूनिट प्राइस नेट प्राइस आएगा, नेट प्राइस देन माइनस द सेल्स का यूनिट कॉस्ट। ओके, आई थिंक यूनिट ही प्राइस आएगा, सॉरी, ना कि नेट प्राइस। यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट, तो हमें मिल जाएगा एक्चुअल मार्जिन हमारी, एंड वो मार्जिन को हम मल्टीप्लाई बाय कर रहे हैं क्वांटिटी से। ओके, एंड यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कमिट के लिए ये या तो आप एंटर प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पे कमिट को क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कमिट क्लिक किया, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
लाइन मार्जिन जो है वो कैलकुलेट हो चुका है यूजिंग कैलकुलेटेड कॉलम। सो यहाँ पे हमें लाइन मार्जिन मिल गया है और हम ये कैलकुलेटेड कॉलम जो कि रो बाय रो कैलकुलेट किया है, कंप्यूट किया है, सो अब हम इसे चार्ट पे डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से हमको लाइन मार्जिन का परसेंटेज भी कैलकुलेट करना है कि हमारा परसेंटेज लाइन मार्जिन कितना होता है। सो हम एक नया कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करेंगे लाइन मार्जिन परसेंट में। ओके, सो लेट्स पहले हम क्रिएट करते हैं, फिर मैं आपको एक चीज़ इसमें बताऊंगा। अगेन सेल्स टेबल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, हम न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे। ओके, सो अभी तक क्या हो रहा था कि कैलकुलेटेड कॉलम यूज़ करने के लिए हम क्या कर रहे थे, हम ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कॉलम थे या फिर जो इंपोर्ट हमने कॉलम जो इंपोर्ट किया था वो यूज़ कर रहे थे। लेकिन फर्स्ट टाइम अब ऐसा होगा कि हम कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट कर रहे हैं एंड कैलकुलेटेड उसमें कैलकुलेटेड कॉलम को यूज़ भी कर रहे हैं। सो लेट्स से लाइन मार्जिन परसेंटेज। अब लाइन मार्जिन परसेंटेज कैसे निकलेगा? सो हमारे पास लाइन अमाउंट है, हमारे पास लाइन मार्जिन है। सो इसका परसेंटेज निकालने के लिए लाइन मार्जिन को हम डिवाइड करेंगे लाइन अमाउंट से टू गेट दी परसेंटेज, लाइन अमाउंट परसेंटेज। सो हम दोनों भी सेल्स टेबल में लाइन अमाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुका है, मार्जिन भी है, दोनों कैलकुलेटेड कॉलम्स हैं। डिवाइड बाय सेल्स टेबल में लाइन अमाउंट। ओके, ये हमारा लाइन मार्जिन परसेंटेज लोड हो रहा है। यहाँ पे लाइन मार्जिन परसेंटेज कैलकुलेट हो गया, बट द वैल्यूज़ जो वैल्यूज़ है वो सही नहीं दिख रही है। और ये कुछ वैल्यूज़ तो 0.66 ना जाने कितना डिजिट है। सो हमें क्या करना होगा, जो हमने कैलकुलेटेड कॉलम लाइन मार्जिन परसेंट क्रिएट किया है उसका जो है फॉर्मेट चेंज करना होगा। सो ये फॉर्मेट होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये यूज़ करना रहेगा। इसे फॉर्मेटिंग यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्मेटिंग। सो ये फॉर्मेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट किए हैं एंड 2 डेसिमल बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लिया है। सो नाउ लेट लुक्स गुड, या अभी सही दे रहा है राइट। 60%, 62.5%। पहले 0.62 आ रहा था एंड ना जाने कितने नंबर्स आ रहे थे। अभी प्रॉपर वे में 2 डेसिमल डिजिट के साथ परसेंटेज डिस्प्ले हो रहा है। क्या ये एक कैलकुलेटेड कॉलम है? अब हम चार्ट पे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, लाइन मार्जिन परसेंटेज को डिस्प्ले करेंगे। कोशिश करेंगे कुछ और यूज़ करने की, जैसा कि कस्टमर टेबल में सिटी दिया हुआ है या फिर प्रोडक्ट में सब कैटेगरी है। सो हम ट्राई करेंगे। ओके, सो ये कस्टमर एज बाय कस्टमर अमाउंट था, तो यहाँ पे हम हटा देते हैं कस्टमर एज को। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स यूज़ प्रोडक्ट का सब कैटेगरी। ओके, सो ये सेल्स अमाउंट बाय सब कैटेगरी आ गया। प्रोडक्ट सब के टैबलेट, मोबाइल, हैंडहेल्ड। एक्चुअली नॉट सब कैटेगरी नहीं बोलना चाहिए, कैटेगरी सही है। ओके, तो ये कैटेगरी हो गया यहाँ पे। एंड कैटेगरी सेल्स अमाउंट दे रहा है, तो हम सेल्स अमाउंट को यहाँ से हटा देंगे वाई एक्सिस से। अभी हमने लाइन मार्जिन परसेंटेज लिया है राइट। और लाइन मार्जिन परसेंटेज जो है हम टेबल्स में लेते हैं। तो ये चार्ट को आप टेबल्स में भी क्रिएट कर चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए टेबल विजुअल में दे रहा है। ओके, ओके, सो अभी हमारे पास डेटा है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि टैबलेट 330% मार्जिन। ओह, तो ये तो पॉसिबल नहीं है राइट। मार्जिन कभी भी 100 के अंदर ही होना चाहिए। अगर आपने लेट्स से 100 रुपीज़ में सेल किया है और आपका यूनिट कॉस्ट जो है 60 है, तो आपका 40% मार्जिन आना चाहिए था। सो यहाँ पे जो है मार्जिन जो है वो सही नहीं आ रहा है। सो क्यों सही नहीं आ रहा है, उसकी वजह ये है कि ये कैलकुलेटेड कॉलम है लाइन मार्जिन परसेंटेज राइट। जैसा कि मैंने पहले बताया था, लाइन कैलकुलेटेड कॉलम रो बाय रो कैलकुलेट करता है। तो इस पे हमने एग्रीगेशन यूज़ किया है राइट, कि हम लाइन मार्जिन परसेंटेज निकाल रहे हैं एक एवरेज या लाइन परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये टैबलेट के सारे परसेंटेजेस को प्लस कर रहा है। ओके, आई मीन टू से, अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। तो ये हमारा कस्टमर
सॉरी, ये हमारा प्रोडक्ट का सब कैटेगरी है ना। तो अब मैं प्रोडक्ट का नेम डाल डाल देता हूँ। देखो, देखो प्रोडक्ट का नेम देते ही क्या हो रहा है, सब की सब 100 के अंदर आ जा रहा है। देखो 75%, 75, 66, 62, 60। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट का नेम हटाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कस्टमर जो लाइन अमाउंट बाय कस्टमर जो टाइटल है वो चेंज करता हूँ, क्योंकि टाइटल हमने इससे पहले सेट कर दिया था तो इसलिए बार बार वही दिखा रहा है। ये अभी लाइन अमाउंट मार्जिन, मार्जिन परसेंटेज बाय कैटेगरी। ओके, तो ये मार्जिन को आप देखेंगे तो ये, अगर मैं नेम प्रोडक्ट नेम ले रहा हूँ तो बराबर आ रहा है। उसकी वजह ये है क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए सिर्फ एक ही सेल है, सो अंडर 100% आ रहा है। लेकिन मैं जब प्रोडक्ट हटा हटा दे रहा हूँ तो टैबलेट का आप देखिए, खाली टैबलेट पे आप देखिए 58%, 75%, 60, 62, 75। अगर आप इसको यहाँ से प्रोडक्ट को हटा देते हैं, इस टेबल से विजुअल में जाके, सॉरी यहाँ पे जाके प्रोडक्ट नेम आप हटा देते हैं, तो टैबलेट का परसेंटेज देखिए कितना हो जा रहा है, 330%, जो कि सही नहीं है, राइट। 330% नहीं आना चाहिए था। आना क्या चाहिए था, आना ये चाहिए था कि जो प्रोडक्ट नेम है, ओके, अब ये प्रोडक्ट नेम का जो सेल्स, लेट्स से लाइन अमाउंट एंड, हाँ ओके, लाइन अमाउंट ये रहा, लाइन का जो कॉस्ट था वो ये था, यूनिट कॉस्ट एंड यूनिट प्राइस ये थी, करेक्ट। सो ये यूनिट प्राइस ये थी, इसका इतना कॉस्ट, लाइन अमाउंट इतना हो रहा था। तो यहाँ पे जो है, ये देखिए आप, यूनिट प्राइस मतलब जो सेलिंग प्राइस थी वो 5 थी, यूनिट कॉस्ट 2 था। तो दैट मीन्स के 5 - 2 3, दैट मीन्स के 60% हमारा मार्जिन है। तो यहाँ पे 60% करेक्ट आ रहा है, सही है। उसी तरह से 8 और 3, तो यहाँ पे 62.5% ये भी सही आ रहा है। हमने 4 रुपीज़ में सेल किया है, लेकिन 1 रुपीज़ हमारा यूनिट कॉस्ट था। तो 3 रुपीज़, दैट मीन्स के 3/4 जो है 75% हमारा मार्जिन हुआ, तो 75% करेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये चीज़ें हटाता हूँ, लेट्स से प्रोडक्ट नेम को हटा देता हूँ, तो टैबलेट जो है हमारा आ रहा है 330%, जो कि गलत है। अगर आप इसको यूनिट प्राइस एंड यूनिट कॉस्ट को अगर आप सम करते हैं तो क्या होता है, 25 एंड 9 रुपीज़ कॉस्ट हुआ, एंड 25 रुपीज़ जो है वो आपका सेलिंग प्राइस हुआ, करेक्ट। तो आपका 9 डिवाइडेड बाय 20, सॉरी 25, सो आपका जो मार्जिन है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है वैसे, लाइन मार्जिन, जी। तो ये रहा टैबलेट का, 23 टैबलेट सेल हुआ है, एंड उसका जो लाइन अमाउंट है 112 है, एंड 71 इज़ योर लाइन मार्जिन। सो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो, यहाँ पे अगर आप अमाउंट वाइज जा रहे हैं तो करेक्ट आ रहा है, बट लाइन मार्जिन परसेंटेज रॉन्ग आ रहा है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि कैलकुलेटेड कॉलम जो है सम कर रहा है, आप ये देखेंगे तो ये भी सम होके ही 71 आया है, राइट। अगर आप सेल्स के टेबल में जाएंगे, लेट से सेल्स का टेबल, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इनका सम कर रहा है बेस्ड ऑन कैटेगरी, तो वो करेक्ट है। लेकिन परसेंटेज का सम नहीं करना चाहिए, राइट। परसेंटेज जो है वो एक एग्रीगेशन फंक्शन है, एग्रीगेशन फंक्शन को अगर आप इसको मिला देंगे 75%, 70%, 58%, तो इस तरह से वो 330% ले रहा है, तो वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग कैलकुलेशन हो रहा है। क्योंकि रो वाइज नहीं लेना चाहिए, रो वाइज पहले आपको अमाउंट, आपको लाइन अमाउंट को सम करना चाहिए, फिर मार्जिन को सम करना चाहिए, फिर आउट ऑफ दिस जो परसेंटेज निकलेगा वो आना चाहिए, तो वो करेक्ट टैबलेट का लाइन मार्जिन परसेंटेज कैलकुलेट होता। तो ये एक ड्रॉबैक है कैलकुलेटेड कॉलम का, इसलिए हमें कैलकुलेटेड मेजर्स करने की ज़रूरत है, कैलकुलेटेड मेजर्स यूज़ करने की करना ज़रूरी है जब आप एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, एग्रीगेटेड वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं तब।
सो प्रॉब्लम ये है, आप यहाँ पे कॉलम्स को देखेंगे तो यहाँ पे आप एग्रीगेट फंक्शंस को देख सकते हैं। लाइक सम हो रहा है यहाँ पे, सॉरी, लाइन मार्जिन परसेंटेज पे देखिए यहाँ पे सम दे रहा है, यूनिट कॉस्ट पे सम दे रहा है। सो यूनिट कॉस्ट एक वैल्यू है, अगर यूनिट कॉस्ट का सम कर रहा है ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये वैल्यूज करेक्ट आएंगे, करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब आपको कुछ परसेंटेज आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो परसेंटेज को अगर आप वो प्लस कर देगा रो वाइज, तो वो रॉन्ग वैल्यू आएगी। परसेंटेज कैलकुलेट किस तरह से होना चाहिए था, एक टेबल के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए था, ना कि रो के कॉन्टेक्स्ट में। अगर रो के कॉन्टेक्स्ट में करना होना ये चाहिए था कि रो के कॉन्टेक्स्ट में आप लाइन अमाउंट को सम कर लो एंड मार्जिन को सम कर लो, उसके बाद जो सम का जो वैल्यू आता है उसमें से परसेंटेज निकालो तो करेक्ट परसेंटेज आता। लेकिन वो इस तरह से सिस्टम नहीं काम किया, कैलकुलेटेड कॉलम इस तरह से कैलकुलेट नहीं किया। कैलकुलेटेड कॉलम किस तरह से कैलकुलेट किया, कैलकुलेटेड कॉलम ईच ईच रो में जो परसेंटेज आ रहा था उसी को ही प्लस करते चला गया, इसलिए ये 330% हो गया। जबकि परसेंटेज वैल्यूज कम होने ये नहीं होनी चाहिए थी 330, जबकि परसेंटेज वैल्यू इस तरह से होनी चाहिए थी कि 71 डिवाइड बाय 112, तो आपको लाइन मार्जिन का परसेंटेज मिलता कि आपने टोटल सेल का जो अमाउंट है आपका 112 हो गया, लेकिन आपका मार्जिन 71 था, तो उसमें कितना मार्जिन परसेंटेज हुआ, 63.3%। 63.3% इज द करेक्ट आंसर। बट ये एक परसेंटेज निकालने में रो वाइज अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, सम करेंगे, तो नहीं हो सकता। इसके लिए ये एक कैलकुलेटेड कॉलम का ड्रॉबैक है कि हम एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्चुअली ड्रॉबैक नहीं है, क्योंकि वो रो बाय रो कैलकुलेट करता है, इसलिए ये चीज़ें होती है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही है, कैलकुलेटेड कॉलम का कॉन्सेप्ट ही है कि रो बाय रो कैलकुलेट करना। लेकिन ओवरऑल कॉलम का ओवरऑल डेट वैल्यू लेकर अगर इस तरह से करता कि लाइन अमाउंट टोटल लेकर मार्जिन टोटल लेकर फिर मार्जिन को डिवाइड लाइन अमाउंट बाय करता, तो करेक्ट आता। तो इसलिए हमें मेजर्स यूज करना होगा। दूसरा बेसिक डिफरेंस जो है कैलकुलेटेड कॉलम और क्या मेजर्स में, वो ये है कि कैलकुलेटेड कॉलम जो है वो स्टोर होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था, वो स्टोर होता है पावर बीआई के मेमोरी यूज़ करके, राइट, पावर बीआई मेमोरी में। जबकि जबकि मेजर्स जो होता है वो मेमोरी कंज्यूम नहीं करता। लेकिन कैलकुलेटेड मेजर या लेट्स से ओनली मेजर, ये रन होता है ओनली, ये रन होता है व्हेन यू आर रनिंग द क्वेरी। ये कैलकुलेट करता है, इट कैलकुलेट्स it is calculated while running the query। और क्वेरी कब रन होती है, जब भी डेटा आपका लोड होता है ना, तो क्वेरी रन होती है। तो ये जस्ट रन टाइम पे ही कैलकुलेट, मेजर रन टाइम पे ही कैलकुलेट करके वैल्यूज वैल्यूज आपको प्रेजेंट करता है। सो हम वापस पावर बीआई पे जाते हैं और लाइन मार्जिन परसेंटेज को हम सही तरीके से मेजर यूज करके सही तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ओके, जैसा मैं आपको बता रहा था कि एग्रीगेशन का, तो उसमें सबसे बड़ा जो मैं ये कह रहा था ना कि एग्रीगेट फंक्शन हम कैलकुलेटेड कॉलम में यूज़ नहीं करते हैं, तो उसका बोलना ये था कि अब जैसे लाइन अमाउंट आपने क्रिएट किया, ओके, ये एक कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट किया, तो आप यहाँ देखेंगे हमने इसके आगे सम यूज़ नहीं किया, सम फंक्शन, सम ऑफ सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ सेल्स यूनिट प्राइस, ये हमने नहीं किया। कैलकुलेटेड कॉलम में एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ नहीं होते हैं। ओके, सो हम एक नया मेजर क्रिएट करेंगे और हम कोशिश करेंगे, आप यहाँ पे देखिए कैलकुलेशंस में यहाँ पे दे रहा है न्यू मेजर। सो जब आप न्यू मेजर क्रिएट करते हैं तब आप एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते हैं। सो लेट्स से कि ये न्यू मेजर को हम नाम देंगे मार्जिन। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पे सम यूज करेंगे। सम किस चीज का, तो जैसा कि मैंने बताया लाइन मार्जिन डिवाइड बाय लाइन अमाउंट, राइट। तो सम पहले हम निकालेंगे
सेल्स के लाइन मार्जिन का। सो यहाँ पे हमने लाइन मार्जिन के सम निकाल लिया। ओके, ये हो गया सम। अब डिवाइड करेंगे सम अगेन सम, क्योंकि सम एक एग्रीगेट फंक्शन हम यूज कर रहे हैं क्या मेजर क्रिएट करने में। फिर हम अब इस बार किससे डिवाइड कर रहे थे, लाइन अमाउंट से। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सेल्स टेबल और यहाँ पे हम यूज करेंगे लाइन मार्जिन। और अब हम देखेंगे, ओके, तो ये हो गया सम ऑफ लाइन मार्जिन डिवाइड बाय सम ऑफ लाइन अमाउंट होना चाहिए था, सॉरी, सम ऑफ लाइन अमाउंट। ओके, और हम यहाँ पे सो हम सम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेटेड कॉलम में ईच रो के लिए वो कैलकुलेट कर रहा था परसेंटेज, राइट। अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डाल दें तो आप देख सकते हैं, अगर हम प्रोडक्ट नेम डाल दें तो वो ईच रो के लिए यहाँ पे सम कर दे रहा था टैबलेट का अमाउंट, जब वो कैलकुलेट कर रहा था टैबलेट का लाइन मार्जिन परसेंटेज। सो हमें इस तरह से नहीं करना है, हमें क्या करना है, पहले इसका सम लेना है, फिर इसका सम लेना है। तो रो वाइज नहीं चलना है, हमें टेबल वाइज चलना है। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे चेंज हो गया है। सो ये हमारा मार्जिन है। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे मार्जिन, इस मार्जिन को यहाँ इस टेबल में ऐड करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि आप जब मेजर क्रिएट करते हैं, देखिए सेल्स टेबल में, अभी मैं इसको यहाँ पे कोलैप्स कर लेता हूँ, कस्टमर प्रोडक्ट सेल्स को। सेल्स में हमने तीन कैलकुलेटेड कॉलम बनाया है, लाइन अमाउंट, लाइन मार्जिन परसेंटेज। देखिए उसका जो ये आइकन है वो इस तरीके से आता है कैलकुलेटेड कॉलम्स का। लेकिन मार्जिन मेजर का न्यू मेजर जो हमने क्रिएट किया मार्जिन, जिसमें हमने सम ऑफ सेल्स लाइन मार्जिन को डिवाइड किया सम ऑफ सेल्स लाइन अमाउंट से, वो उसका आइकन देखें यहाँ पे कुछ इस तरह से मार्जिन। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम मार्जिन लेंगे, लेट्स टेक मार्जिन टेबल पे, इस टेबल में। ओके, सो अभी देखिए वैल्यू कुछ हद तक सही आ रही है, बट ये 0.68 में है, तो इसे हमें क्या करना होगा, परसेंटेज में इसका डेटा फॉर्मेटिंग करना होगा। यहाँ फॉर्मेटिंग है, मेजर टूल्स यहाँ पे देखिए आप, टेबल टूल्स अलग थे, मेजर टूल्स यहाँ टॉप पे, जब मेजर को सेलेक्ट किया तो दे रहा है ये। अगर आप यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे पेज पे, तो वो मेजर टूल्स हट जाता है। जब आप मेजर्स को सेलेक्ट करते हैं तो मेजर टूल्स आता है। तो इस मेजर टूल्स को आपको क्या करना है, मार्जिन को परसेंटेज देना है। अभी आप देखिए ये 63% आ रहा है। अभी ये सेंस बन रहा है कि हाँ, टैबलेट जो है, टैबलेट का सेल्स मार्जिन 63.39% है, 333% गलत दे रहा था। तो ये मार्जिन ने, ये मेजर ने क्या किया, इस मेजर ने सम किया लाइन मार्जिन के कॉलम को, एंड पूरी उसकी सम करके जो वैल्यू मिली वो ले ली, 117। ओके, देन फिर उसने क्या किया, लाइन अमाउंट को कब उसने वो किया, सम किया इसको, उसको मिली 183। सो 117 डिवाइड बाय 183 आपको मिला 63.93%। सो ये है मेजर्स। मेजर्स बहुत ही यूज़फुल हैं, बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए आपके काम आएगा। तो बट हमेशा याद रखिएगा, मेजर्स जो है वो रो बाय रो कैलकुलेशन नहीं होता है, वो एग्रीगेट लेवल पे कैलकुलेशन होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेजर्स की जो है वो मेमोरी नहीं कंज्यूम करता पावर बीआई मॉडल की। इस टेबल व्यू में लाइन मार्जिन परसेंटेज, लाइन अमाउंट, लाइन मार्जिन, ये तीनों कैलकुलेटेड कॉलम है, तो ये यहाँ पे मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं पावर बीआई मॉडल की। लेकिन मेजर्स जो है वो एक सिंपल सा कैलकुलेटेड मेजर्स है। जब भी रिफ्रेश होता है तो ये जो क्वेरी है, इसकी डेक्स क्वेरी ये रन हो जाती है, और ये एक वैल्यू सिर्फ रिट्रीव करके कैलकुलेट करके लेकर आके दे देता है, रन टाइम पे ये लाकर देता है। तो ये कोई भी मेमोरी, कभी भी कोई भी मेमोरी ये कंज्यूम नहीं करता। ये मेजर डिफरेंस है कैलकुलेटेड कॉलम एंड मेजर में। सो हम यहाँ पे आज का सेशन कंक्लूड करेंगे। हम बेसिकली मेजर और उसमें क्या डिफरेंसेस हैं हमने देखा। तो बेसिकली मेजर्स के लिए हम कुछ और भी बताएंगे यहाँ पे। ये मेजर्स जो होता है वो हमेशा किस में लिखा जाता है, इट इज़ रिटन यूजिंग डैक्स, करेक्ट। दूसरा पॉइंट है इट डजेंट वर्क रो बाय रो, रो बाय रो जो है वो नहीं चलता, राइट, इट डू नॉट वर्क बाय रो बाय रो।
and instead it is instead it use uh, instead it use tables and aggregators. एंड हमने एग्जाम्पल्स देखा आज. एग्जाम्पल्स क्या देखा? लाइन लाइन मार्जिन परसेंटेज, हमने कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करके देखा था. ओके, सो ये था ओवरऑल मेजर्स के बारे में. दूसरी चीज़, एक और चीज़ ये है कि मेंशन नेमिंग कन्वेंशन. सो जब भी मेजर्स एंड कैलकुलेटेड कॉलम जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें नेमिंग कन्वेंशन का हमेशा ध्यान देना चाहिए. देखिए, कैलकुलेटेड कॉलम्स, एक टेबल के अंदर आप एक कॉलम क्रिएट कर रहे हैं डेक्स फंक्शन यूज़ करके, राइट? तो ये एक टेबल का पार्ट है, तो इसके लिए यहाँ पे आप टेबल नेम यूज़ करते हैं, जैसा सेल्स डैश लाइन मार्जिन परसेंटेज. तो वो एक टेबल है, सेल्स एक टेबल है, तो वो यूज़ करते हैं. लेकिन मेजर्स जो है वो किसी सिर्फ एक टेबल का हिस्सा नहीं होते हैं. मतलब आप अगर एक मेजर्स बना दिए हैं, लेट्स से लाइन अमाउंट मार्जिन परसेंटेज क्रिएट करने के लिए, दूसरा मेजर्स भी आप दूसरी चीज़ के लिए बना सकते हैं और उस दो मेजर्स को यूज़ करके नया एक मेजर्स बना सकते हैं. तो इसलिए कहा जाता है कि क्या मेजर्स में मल्टीपल कॉलम्स भी यूज़ कर सकते हैं, सॉरी, मल्टीपल टेबल्स के कॉलम यूज़ कर सकते हैं आप. इसलिए मल्टीपल टेबल के कॉलम यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए मेजर्स में हमेशा जो नेमिंग कन्वेंशन है, टेबल के नेम से नहीं शुरू करना है. Okay, so basically, when you are writing a measure, okay, do not start with table name, and calculated column starts good to start good to start with table name. मैं एक चीज़ और आपको पावर बीआई में डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ. जो मैं ये कह रहा था कि एक ये सिंगल मेजर हो गया, राइट, मार्जिन. ये आप बाहर भी बना सकते हैं, ना कि सेल्स टेबल के अंदर. एक कस्टम टेबल बना के बनाया जाता है बेसिकली. आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ. ये एंटर डेटा पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक टेबल क्रिएशन होगा. तो इस टेबल का नाम, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, तो ये इस टेबल का नाम हमने दे दिया कैलकुलेटेड मेजर. ओके, एंड फिर इसे लोड कर दिया. तो यहाँ पे एक नई डेटा में पैनल में एक नई चीज़ आ जाएगी कैलकुलेटेड मेजर करके. अभी वो यहाँ पे क्रिएट होके लोड हो रहा है. वर्किंग ऑन इट. ओके, ये देखिए कैलकुलेटेड मेजर आ गया. अब इस मार्जिन, ये जबकि ये मेजर है तो ये हम इसको इस कैलकुलेटेड मेजर में डालेंगे यहाँ पे. ओके, सो लेट्स से न्यू मेजर हम क्रिएट करते हैं. आई थिंक ड्रैग ड्रॉप नहीं हो रहा है यहाँ पे. ओके, सो लेट्स नेम इट margin 1 is equal to sum of sales table का margin divided by sum of sales table का line amount, line margin line amount. इसको क्लोज कर दें. मार्जिन परसेंटेज हमने क्रिएट कर दिया. अब हमें इसे यूज़ करेंगे. जैसा कि आप देख सकते हैं सेम उस तरह से ही आ रहा है. इसका फॉर्मेटिंग करना है, इसको परसेंटेज में फॉर्मेटिंग कर देंगे. अभी आप देख सकते हैं. सो बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड तरीका है कैलकुलेटेड मेजर क्रिएट करने का. हमेशा एक नया टेबल क्रिएट किया जाता है, यहाँ न्यू डेटा पे क्लिक करके कैलकुलेटेड मेजर, और सारे मेजर्स उसके अंदर डाले जाते हैं, रखे जाते हैं. सो जो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, तो अभी ये मार्जिन को हमने किस तरह से किया है. सेम सम ऑफ सेल्स लाइन मार्जिन लिया, सम ऑफ सेल्स लाइन अमाउंट लिया, राइट. तो हम ये क्या करेंगे, ये सम एक एग्रीगेट फंक्शन है, तो इसके लिए दो
इसे कैलकुलेट करने के लिए न्यू मेजर, ओके। सो हम यहाँ पे एक नया मेजर क्रिएट कर रहे हैं, सेल्स अमाउंट। ओके, हम क्या करेंगे, सम ऑफ सेल्स लाइन अमाउंट ले लेंगे। ये एक मेजर हो गया सेल्स अमाउंट। ओके, एंड एक और नया मेजर क्रिएट करेंगे, ये क्या था पहला, सेल्स अमाउंट, अभी सेल्स मार्जिन अमाउंट। सेल्स मार्जिन अमाउंट विल बी सम ऑफ अगेन सेल्स का लाइन मार्जिन। सो हम यहाँ पे दो डिफरेंट मेजर्स क्रिएट कर लिए हैं, सेल्स अमाउंट एंड सेल्स मार्जिन अमाउंट। अब हम क्या करेंगे, इस मार्जिन वन में यहाँ पे हमने ये दिया है, इंस्टेड ऑफ ये सिर्फ दूसरे मेजर्स को यूज़ कर लेंगे। क्या मेजर यूज़ करना है, सेल्स। अब देखिए यहाँ पे, देखिए आपको ये आइकन से समझ में आएगा कि ये मेजर है, तो सेल्स मार्जिन अमाउंट इस तरह से लेंगे और सेल्स अमाउंट। सो सेल्स मार्जिन अमाउंट डिवाइड बाय सेल्स अमाउंट विल गेट मार्जिन वन। सो ये वापस से कैलकुलेट होगा जी। देखिए अभी ये ऑलरेडी हो गया मार्जिन वन। अब हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, दो डिफरेंट मेजर को यूज़ करके एक नया मेजर बना दिया। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी एक फंक्शन है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। और ये बहुत ही ज़रूरी है, जब आप बड़े डेटा सेट्स पे आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक कितने सारे मेजर्स बनाने पड़ते हैं, तो एक मेजर से दूसरे मेजर्स बनते हैं। यहाँ पे हम आज का सेशन ख़त्म करेंगे। बेसिकली आज जस्ट मैं रिवाइज कर दूं कि क्या क्या आज हमने किया। आज हमने लेट्स से वी स्टार्टेड विद द पावर बीआई, के पावर बीआई क्या चीज़ होती है, पावर बीआई के तीन प्लेटफॉर्म्स के बारे में, पावर बीआई डेस्कटॉप, वेब, मोबाइल। फिर आपको डेस्कटॉप, पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड कर लेना है ताकि आप डैशबोर्ड्स बना पाएँ। फिर यहाँ पे जो कोर्सेज हैं, इंट्रोडक्शन टू डैक्स, टेबल फंक्शन एंड, ये 6 कोर्सेज हैं जिसमें से हमने पहला कोर्स स्टार्ट किया और हमने पहले कोर्स में ये 2 पॉइंट्स फिनिश किए हैं। बाकी के 2 पॉइंट्स हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डैक्स एंड कैलकुलेटेड कॉलम्स में किया, डैक्स क्या चीज़ होती है ये हमने आपको एक्सप्लेन किया। तो बेसिकली हमने 3 कॉन्सेप्ट आज डिस्कस किए, डैक्स एंड कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स। डैक्स क्या होता है, डैक्स एक डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म है डैक्स का, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। डैक्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पावर बीआई की, पावर पाइवट की, एसएसएस टैबुलर की। डैक्स एक फंक्शनल लैंग्वेज है और इसका एग्जीक्यूशन फ्लो, जैसा यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये एक एग्जांपल लिया था कि ये फंक्शंस के लैंग्वेज है। यहाँ पे फंक्शंस बहुत सारे यूज़ होते हैं, सम हो गया, फिल्टर हो गया, डिवाइड करना था दो वैल्यूज़ को, तो वो भी हमने करके देखा। फिर कैलकुलेटेड कॉलम्स के बारे में, कि कैलकुलेटेड कॉलम्स की 3 बातें हमेशा याद रखनी हैं कि वो फर्स्ट, ये कैलकुलेटेड कॉलम आप क्रिएट करते हैं यूजिंग डैक्स, और ये जो है रो बाय रो रन होती है, कंप्यूट रो बाय रो जो कंप्यूट आई मीन कैलकुलेट कर होते हैं, और ये हमेशा पावर बीआई मॉडल की मेमोरी में सेव रहता है। तो ये कंज्यूम करता है पावर बीआई की मॉडल की मेमोरी को। एंड रो बाय रो यहाँ पे भी दिया है। एंड टेबल व्यू में जाके हम क्रिएट करते हैं पावर बीआई में, जो कि हमने दिखाया था यहाँ पे आपको, कि जब भी आप ये सेल्स के टेबल को सेलेक्ट करना है, यहाँ टेबल व्यू में जाके फिर यहाँ टेबल टूल्स में न्यू कॉलम क्रिएट करना रहता है। ये चीज़ हमने बताई। फिर कॉलम्स, कैलकुलेटेड कॉलम्स किस चीज़ के लिए बेहतर है, अगर आपको कुछ वैल्यूज़ अगर स्टोर करना है ज़रूरी टेबल में, तो आप यूज़ करें। फ्लैग्स के लिए या कोई न्यू कैटेगरीज क्रिएट करने के लिए, या दो कॉलम को कॉन्कैटिनेट करके एक नया कॉलम बनाने के लिए, इसलिए ज़्यादातर यूज़ होता है कैलकुलेटेड कॉलम्स।
और ये कब कैलकुलेट होता है, जब भी डेटा रिफ्रेश होता है तो ही कैलकुलेट कॉलम्स कंप्यूट करते हैं। तो जब भी आपका डेटा रिफ्रेश होगा, कैलकुलेटेड कॉलम्स कैलकुलेट उस वक्त करके वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। फिर हमने शुरू किया मेजर्स के बारे में। मेजर्स जैसा कि हमने देखा, कैलकुलेटेड कॉलम में एक प्रॉब्लम था कि एग्रीगेशन का, कि वो एग्रीगेशन पे नहीं चल रहा था, एंड परसेंटेज वो रॉन्ग रॉन्ग परसेंटेज वैल्यूज़ डिस्प्ले कर रहा था, क्योंकि वो लाइन वाइज जो भी परसेंटेज कैलकुलेट किया था, एंड में उसी को सम कर देता है, तो वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने मेजर्स यूज़ किया। मेजर्स बेसिकली कैल यू आई मीन पर जब भी आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना हो या रेशो कैलकुलेट करना हो या कोई कॉम्प्लेक्स एग्रीगेशंस हो, तो आप मेजर्स हमेशा मेजर्स यूज़ करें। एंड like total average based on filter and context of your table. सो ये एक DAX क्वेरी फंक्शनल लैंग्वेज यूज़ करके हम मेजर क्रिएट करते हैं टू परफॉर्म एग्रीगेशंस। और जैसा कि हम देखें, कैलकुलेटेड कॉलम जो है पावर बीआई की मेमोरी कंज्यूम करता है। मेजर जो है बेसिकली वो सीपीयू की मेमोरी कंज्यूम करता है, क्योंकि ये खाली रन टाइम मेमोरी यूज़ करता है। तो ये यहाँ पे सीपीयू की मेमोरी यूज़ करता है। ओके। एंड मेजर्स ऑलवेज रिटर्न इन DAX, रो बाय रो नहीं चलता। इंस्टेड इट यूज टेबल्स एंड एग्रीगेटर्स। एग्जाम्पल था लाइन मार्जिन परसेंटेज। फिर नेमिंग कन्वेंशन के बारे में हमने बताया आपको। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please share this video. Please, if you have any doubt, please comment, and you can contact me anytime if you have any kind of doubts. Thank you. Thank you very much.